एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए सीटैट पेपर 2 मैथ्स के 30 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जिससे आप लोगों की एक ओवरऑल रिवीजन होगी और साथ ही साथ आप लोगों को इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे क्लियर होंगे कि किस एरिया से आपके एग्जामिनर सीटैट पेपर 2 मैथ्स के न्यूमेरिकल जो है वो फ्रेम करते हैं। तो चलिए आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और अगर आप पेपर 2 मैथ साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को यहाँ पर साइंस और मैथ्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जो कि मैंने आप लोगों की मैराथन क्लासेस भी यहाँ पे शुरू कर दी हैं, जिससे आप लोगों के एग्जाम की तैयारी के साथ साथ यहाँ पर रिवीजन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और अगर आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक भी तैयारी शुरू नहीं की, तो इन क्लासेस को आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको अपने स्कोर इंक्रीज करने में मदद होगा। इसके अलावा जिस तरीके से मैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैराथन, रिवीजन और साथ ही साथ जो मैंने क्लासेस लिए हैं, अगर आप वो सभी क्लासेस यहाँ पे देख रहे हैं तो आप लोगों को एग्जाम में बेनिफिट तो होगा ही होगा। बट अगर आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर आपने तैयारी तो की है बट आपका स्कोर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो इस मोमेंट में आप चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट कंटेंट जो है वो मिल जाएगा। अभी कम टाइम में आपको रिवीजन के लिए वो चीज हेल्प करेंगे। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट सेशन हम शुरू करते हैं और 30 न्यूमेरिकल मैं आपके साथ यहाँ पे कवर करूंगी, जो कि पेपर 2 मैथ्स ओरिएंटेड होंगे, जिसमें आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि आपके एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करेंगे। अब आपके स्क्रीन में यहाँ पे क्वेश्चन होंगे जो कि हम साथ में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ आज के इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने, जिसमें बोल रखा है कि एक विद्यार्थी ने जो हमारे परिमेय संख्या होती है, यानी कि जो हमारे रैशनल नंबर होती हैं, इनके कुछ प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिस्ट किया है, इनके कुछ गुणधर्म की यहाँ पे सूची बनाई है। अब हमें यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन से आपके करेक्ट हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, यानी कि संख्या पद्धति, उसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर हम एक नंबर सिस्टम की बात करें तो देखिए नंबर सिस्टम को हम ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं हमारे रियल नंबर और एक होते हैं हमारे जो इमेजिनरी नंबर होते हैं। और पूरा का पूरा जो हमारा नंबर सिस्टम होता है, हम यहाँ पे जो बेसिक प्राइमरी क्लासेस में हम रियल नंबर के हिसाब से पढ़ते हैं। अब देखिए जो रियल नंबर होते हैं ये भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, इसमें हमारे आ जाते हैं कुछ ऐसे नंबर जिनको हम रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बोलते हैं, और कुछ ऐसे नंबर जो कि होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो आपके रैशनल नंबर होते हैं, इसे हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इनका जो q होता है या इनकी डिनोमिनेटर होता है, ये 0 के बराबर नहीं होता। जबकि इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो अंडर रूट में आपके लिखे जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा √5, √7 ऐसे नंबर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो आपके रैशनल नंबर होते हैं, इसके हमारे फर्दर 2 और डिवीजन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक तो हो जाता है हमारे जो आपके होल नंबर होते हैं वे हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि होल नंबर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसी संख्याएं जो आपकी यहाँ पे अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो होल नंबर से पहले यहाँ पे आ जाएगा आपकी इंटीजर्स, और इंटीजर्स के साथ साथ यहाँ पे हम लोगों के फ्रैक्शन वाले नंबर भी आ जाएंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए इंटीजर में क्या होते हैं, हमारे ये जो नंबर लाइन होंगी इसमें सारे नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर सब साथ में यहाँ पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से नंबर, और फ्रैक्शन क्या होता है जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये जो आपकी इंटीजर होते हैं, इसके अगेन 2 भाग होते हैं, होल नंबर और यहाँ पर नेचुरल नंबर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जो होल नंबर होता है इसमें आपका 0 होता है, जबकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अब आप कहेंगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हमें पूरे फ्लो चार्ट का पता होना चाहिए। तो देखिए अगर पूरे फ्लो चार्ट का आपको पता होगा तो आपको टॉपिक भी रिवाइज होगा, साथ ही साथ इस क्वेश्चन का मेन मोटिव भी आपको क्लियर होगा। यहाँ पे पहले उसमें बोल रखा है कि अ रैशनल नंबर इंक्लूड इंटीजर। अब देखिए रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर होते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये तो लिस्ट बिल्कुल सही बना रखी है। अब अगला यहाँ पे बोल रखा है 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब देखिए रैशनल नंबर का जब हम ये फ्लो चार्ट कर रहे थे तो एक नंबर हमारे आए थे यहाँ पे होल नंबर,
यानी कि जो हमारी पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या में शून्य आता है, ज़ीरो आता है, तो ये यहाँ पे गलत दे रखा है कि ज़ीरो एक राशनल नंबर नहीं है। तो सेकेंड तो आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा, ओनली बी वाले ऑप्शन को आप काट सकते हैं, ये आपका इनकरेक्ट होगा। साथ ही साथ फोर्थ ऑप्शन जिसमें ए एंड बी दे रखा है वो भी आपका गलत है। अब ये तो हमें क्लियर है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कंफर्म आपका सही है, तो इस हिसाब से ओनली सी भी आपका करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे करेक्ट है ए एंड सी। सी को अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें बोल रखा है ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर की अगर हम डिवीजन देखें तो रैशनल नंबर की दो ही डिवीजन है, एक है आपकी इंटीजर और एक है आपका फ्रैक्शन। तो इस हिसाब से हम कहेंगे ए एंड सी यहाँ पे सही होने की वजह से इस क्वेश्चन का फर्स्ट जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी, और मैं उम्मीद करूंगी कि अभी जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किया वो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। आपको जो गलत स्टेटमेंट है वो यहाँ पे पहचाननी है, तो आप एक एक करके इन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले एक नया टर्म आया जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जो कि है यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ये जो आपके गुणात्मक परिलोम है इसका मतलब क्या है और इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और एडिटिव इन्वर्स दोनों ही पूछे जा सकते हैं। अब अगर कहीं पर भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया इसका मतलब क्या होता है कि यदि आप कोई भी संख्या लेते हैं, चाहे वो नॉर्मल नंबर है चाहे वो फ्रैक्शन में लिखा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या किया जाता है कि आपको देखना है कि हम इस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, हम इस ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे आंसर आपका एक आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि ए को आप 1/a से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ए से ए कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का ये कॉन्सेप्ट होता है। इसके अलावा आप लोगों के एग्जामिनर एक और कॉन्सेप्ट पूछते हैं जो कि होता है आपका एडिटिव इन्वर्स। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, बट आपके एग्जामिनर यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर हम एडिटिव इन्वर्स के कॉन्सेप्ट को देखें तो एडिटिव इन्वर्स के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एडिटिव में एडिटिव शब्द आपको दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा कि ए को आप किससे यहाँ पर ऐड करोगे, किससे आप जोड़ोगे कि आंसर आपका ज़ीरो आए। तो यानी कि किसी भी नंबर को आप किससे जोड़ सकते हो, उसी नंबर के नेगेटिव नंबर से, यानी कि -a से। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट, ये होता है आपका एडिटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो 8/9 का है वो कितना है आपका यहाँ पे -1/1/8। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट आपका किस तरीके से दे रखा है कि यहाँ पर इस नंबर का ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यही चीज़ बता रखी है। अब अगर आप यहाँ पर गौर करते हैं तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होगा। मैंने अभी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या बताया है कि किसी भी नंबर में अगर आप यहाँ पे ए को लेते हैं तो ए को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को आप उसी के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। तो अगर मैं इस नंबर को यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदलूँ तो यहाँ पे 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे आ जाएगा 9, 9/8 यहाँ पे आपका आ गया। बट यहाँ पे आपको माइनस का साइन भी दिख रहा है, यहाँ पे आपको माइनस का साइन दिख रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम निकालें तो 1/a निकलेगा, ना कि -1/a। अब देखिए माइनस का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका एडिटिव इन्वर्स में चलता है। अभी अभी मैंने बताया कि एडिटिव इन्वर्स अगर आप a का निकालते हो तो a का एडिटिव इन्वर्स निकलता है -a। सिंपल सी बात है। तो माइनस का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं चलता। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये बोलता है कि जो भी नंबर है, जैसे 8/9 है तो जस्ट इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 9/8 कर दो। क्योंकि 8/9 को अगर आप 9/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक एक क्वेश्चन को करते हुए हम इतना चीज़ें एग्जैजुरेट क्यों कर रहे हैं, ताकि आप यहाँ पे इन क्वेश्चंस के मोटो को समझें, इन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को समझें। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में जस्ट हम उसका क्या करते हैं, उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं, जबकि एडिटिव इन्वर्स में हम उस नंबर में माइनस का साइन लगाते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको फॉल्स दे रखी है, ये हमें क्लियर हो गया।
इसके अलावा अगर हम बाकी ऑप्शन को देखें तो देखिए बाकी ऑप्शन में क्या दे रखा है, बाकी ऑप्शन में दे रखा है कि देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर विच डज नॉट हैव एनी रेसिप्रोकल। तो देखिए ऐसा नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता वो होता है आपका ज़ीरो। ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए और ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा देयर आर ओनली टू रैशनल नंबर विच आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल। तो दो ऐसे रैशनल नंबर जो कि अपने यहाँ पे रेसिप्रोकल के बराबर है, तो ये है आपका 1 और -1, ये भी आपका करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम लास्ट स्टेटमेंट देखें तो लास्ट स्टेटमेंट में क्या है, द रैशनल नंबर दे रखा है आपको 3/8, ये आपका 1/4 और 1/2 के बीच में आता है, ये बोल रखा है। तो चलिए इसको जरा चेक करते हैं। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये आएगा 0.37। ठीक है जी, इसको आप कन्वर्ट करो, ये तो इजी है, 0.25 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पर हम लोगों को नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा 0.5। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि ये जो 3/8 दे रखा है, ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जो कि इन दोनों के बीच में आपका आता है, ये हम लोगों को बोल रखा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा है 0.3 और यहाँ पे लिखा है 0.2 और 0.5। तो सिंपल सी बात है कि 0.3 जो है वो 0.2 और 0.5 के बीच में आएगा ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। आपको फॉल्स स्टेटमेंट सर्च करना था जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही नहीं दे रखा है ये आपको पता करना है। तो देखिए एक एक ऑप्शन को अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे बोल रखा है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर। अब यहाँ पे बोल रखा है कि जो गुणन है वो पूर्णांकों के लिए सहचारी है। अब आपको सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी 3 नंबर लेते हैं और क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात की गई है और इन 3 नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं कि पहले 2 नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो ये किसके बराबर होगा, अगर आप इन नंबर्स को आगे पीछे शफल भी कर देते हैं तो इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। तो मल्टीप्लिकेशन में तो ये कॉन्सेप्ट आपका लगता है, ये तो हम लोगों को पता है कि ये स्टेटमेंट आपका सही है। बट अगर हम यही कॉन्सेप्ट आपका डिवीजन में लगाते हैं कि अगर आप यहाँ पर क्या करें कि ए को पहले बी से डिवाइड करें, उसके बाद आप सी से डिवाइड करें और इस चीज़ को अगर आप शिफ्ट कर दें कि ए को सी से डिवाइड करेंगे और उसके बाद बी से डिवाइड करेंगे, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। क्योंकि अगर हम इन शॉर्ट यहाँ पे देखें तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है आपका 2, ये तो आपको पता है। और अगर हम 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को आंसर क्या देखने को मिलता है, 1/2। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डिवीजन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, ये तो आपका गलत है। अब क्योंकि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछी गई है तो आपसे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी भी पूछी जा सकती है, ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसके अक्सर आप लोगों के एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। जैसा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वैसे ये क्रम विनिमय प्रॉपर्टी है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जिसके अंदर हम लोग करते क्या है कि 2 नंबर अगर आपने ले लिए तो इन दोनों नंबर को अगर हम आगे पीछे करके भी लिखेंगे तो आंसर जो है आपका बराबर आना चाहिए, ये होती है आपकी क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी होती है ये किस किस में लगती है, ये लगती है आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में ही। अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि ये तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि आपको नॉट वाला ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना था। ये वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है कि ये जो 5/9 है ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, यहाँ पे 4/5 का। तो इसे हम जरा शिफ्ट कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। तो 5 1 जा 5 और 5 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो अभी मैंने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको बताया था कि किसी भी नंबर का अगर आपको निकालना होता है तो जस्ट आप उसका उल्टा कर दें। तो ये आपको सही दे रखा है। अगर एडिटिव इन्वर्स होता है तो माइनस का साइन आ जाता, कुछ रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ये आपको यहाँ पे सही दे रखा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे बोल रखा है अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस इज दिस।
अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आप इसे कंफर्म करने के लिए आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट करके देखिएगा। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऑप्शन भी आपका सही आएगा, क्योंकि सही ऑप्शन तो आपको चुनना है नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, जिस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रखा है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपको सही नहीं दे रखा। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो देखिए किसी भी नंबर का आप फैक्टर बनाइए, एक तो आएगा ही आएगा। अगर आप 27 का फैक्टर बनाते हैं तो 27 का फैक्टर क्या बनता है, 1 और 27। अगर आप यहाँ पर 10 का फैक्टर बनाते हैं तो क्या क्या बनता है, 10 आपका 1 की टेबल में भी जाता है, 2 की टेबल में भी जाता है, 5 की टेबल में भी जाता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि एक जो है वो सभी नंबर का फैक्टर है, और क्योंकि आपको गलत ऑप्शन को चुनना है तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता। और एक यानी कि ओनली 1 जो है, या फिर 1 आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो इससे तो कोई फ़र्क इतना पड़ेगा नहीं। अब एग्ज़ाम में आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते, आपको यहाँ पे देखना था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर, और आपको ऑप्शन को देखना था, क्योंकि ऑप्शन में एक दिया ही नहीं था तो एक को आपको देखना ही नहीं था, आपको आगे बढ़ना था। अब आगे बोल रखा है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज अ एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यानी कि अगर आप 8 के फैक्टर बनाते हैं तो 8 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, तो 8 का फैक्टर बनेगा एक तो 1 जो कि सभी नंबर का फैक्टर होता है, इसके अलावा 2, इसके अलावा 4 और 8 खुद। तो देखिए ये जो 8 है ये सभी की टेबल से डिवाइड होगा, एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं। तो ये भी आपका सही दे रखा है, क्योंकि सही ऑप्शन को नहीं चुनना, तो ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो जिसमें 2 आपको दे रखा है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ये भी आपका कंफर्म हो गया। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो आगे क्या बोल रखा है, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज फाइनाइट। यानी कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं वे फाइनाइट होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं। तो ये भी आपका सही है, तो ये भी नहीं होगा। तो 3 जिसमें दे रखा है वो भी आप कट कर दीजिए। अब लास्ट ऑप्शन अगर आप पढ़ते हैं तो लास्ट ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट जब डिस्कस किए थे मैंने बताया था कि एक ना आपका प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर, और क्योंकि गलत ऑप्शन को चुनना है तो यहाँ पे ओनली डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करें तो देखिए अब डिविजिबिलिटी रूल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट नहीं है आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक बड़ा सा नंबर दे दिया गया और ये पूछा गया कि ये आपका 9 से डिविजिबल है, मतलब ये स्टेटमेंट दे रखा है ये जो नंबर है 9 से डिविजिबल है। तो 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि आपको सम ऑफ डिजिट देखना होगा, इन सभी नंबर को प्लस करके देखना होगा। अगर ये नंबर 9 से डिवाइड होगा तो आप कहेंगे कि ये पर्टिकुलर नंबर भी 9 से डिवाइड होगा। तो अगर आप इन सभी नंबर का सम करके देखेंगे तो आएगा 36, और 36 जो होता है वो आपका 9 से डिवाइड होता है। इट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट तो आपको सही दे रखा है, आपको गलत स्टेटमेंट देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो हमने इतना यहाँ पे डिकोड कर लिया। आगे यहाँ पे एक और नंबर दे रखा है और बोल रखा है इज नॉट डिविजिबल बाई 9। अब यहाँ पे बोल रखा है ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, ये खुद ही बोल रखा है। अगर आप इन सभी नंबर का सम ऑफ डिजिट करके देखते हैं तो यहाँ पे आएगा 30, और 30 जो है वो सही में 9 से डिवाइड होता भी नहीं है। तो आप कहोगे कि ये स्टेटमेंट भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सही दे रखा है। आगे यहाँ पे बोल रखा है कि अगर आप एक नंबर है जो कि है यहाँ पे 3, 1, इसके बाद z और इसके बाद यहाँ पे दे रखा है 5, तो इन सभी को मैंने सम करके देख लिया। और यहाँ पे बोल रखा है कि अगर इन 4 नंबर को आप यहाँ पर डिवाइड करते हो किससे, आप यहाँ पे डिवाइड करते हो 3 से, तो इसके डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पे z की वैल्यू आएगी वो z की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, वो आ सकती है 3, 6 और 9। ये हमें यहाँ पे बोल रखा है और ये पता करना है हमें कि ये स्टेटमेंट आपका सही है या नहीं है।
तो अगर आप इन सभी नंबर का सम ऑफ डिजिट यहाँ पे करते हैं तो सम ऑफ डिजिट निकलेगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 9 के साथ z। अब सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये 3 से डिवाइड होता है। अब 3 से जब ये डिवाइड होता है तो 9 की क्या क्या वैल्यू z की क्या क्या वैल्यू आ सकती है ये आपको यहाँ पे देखना है। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के ट्विस्ट को देखिए। इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि ये जो नंबर है ये 3 से डिवाइड होता है। अब 3 से डिवाइड होता है तो z की क्या क्या वैल्यू आ सकती है, इन्होंने खुद बता रखा है कि z की एक वैल्यू आ सकती है आपकी 3, क्योंकि 9 में 3 को जोड़ेंगे तो भी वो 3 से डिवाइड होगा। इसके अलावा 9 में अगर आप 6 को जोड़ेंगे तो भी वो पूरा 3 से डिवाइड होगा। और अगर हम 9 में 9 को जोड़ते हैं तो भी वो पूरा 3 से डिवाइड होगा। ये तो हम लोगों को क्लियर हो रहा है। पर अगर आप ये चीज़ गौर करें कि अगर मैं 9 में कुछ भी ना जोड़ूं तो भी तो वो 3 से डिवाइड होगा। ये भी तो सही है कि अगर मैं 0 यानी कि 9 में कुछ भी ना जोड़ूं तो भी तो वो 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 तो खुद 3 से डिवाइड होता है। तो आप कहेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है कि यहाँ पे z की जो पॉसिबल वैल्यू है वो 369 के साथ साथ यहाँ पे 0 भी होगी। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दे रखा है। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन को देखें तो अगले ऑप्शन में एक नंबर दे रखा है जो कि है आपका यहाँ पे 2 1। इसके अलावा यहाँ पे y+5। अब ये बोल रखा है कि ये नंबर आपका 9 का मल्टीपल है, यानी कि 9 से आपका डिवाइड होता है। तो यहाँ पे y की वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए। तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6 7 8। तो देखिए 8 + y किसके बराबर है, 9 से डिवाइड होता है। तो सिंपल सी बात है कि y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि वो 9 से भाग हो। तो y की वैल्यू 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि 8 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। आपका गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू जो z की है वो है 0 3 6 और 9। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है उसमें एक नंबर दे रखा है और ये बोल रखा है कि एक 9 डिजिट का एक नंबर है और जो कि यहाँ पे 72 से डिवाइड होता है, ये हमें बता रखा है। अब सभी नंबर के हम लोगों को यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल तो पता नहीं होते। हम लोगों ने यहाँ पे मैक्सिमम 10 से 12 तक के नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल जो है वो डिस्कस किए। तो 72 का हम लोगों को रूल तो नहीं पता होगा, तो 72 का हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। तो 72 जो है वो 8 और 9 का यहाँ पे मल्टीपल होता है। तो हमें 8 और 9 का मल्टीपल यानी कि 8 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता है। तो 8 का नियम क्या बोलता है, 8 का नियम बोलता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे अगर वो 8 की टेबल से डिवाइड होते हैं तो वो पर्टिकुलर नंबर भी डिवाइड होगा। तो आप क्या करिए कि इस नंबर का लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए जो कि है 7 8 और यहाँ पे y। अगर हम 8 से इसे डिवाइड करेंगे तो 8 9 होता है कितना, 8 9 होता है यहाँ पे 72 और यहाँ पे आ जाएगा 6y। अब आप मुझे बताइए कि y की जगह मैं क्या वैल्यू रखूँ कि 8 की टेबल से पूरा चला जाए। तो आप कहेंगे y की जगह आप यहाँ पे 4 रख सकते हो, तो वो 64 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे सामने 4। अब इसके अलावा y अगर मेरे पास निकल गया तो हमें ये भी पता है कि ये जो 72 है इसके फैक्टर क्या बने थे, 8 और 9। और 9 का क्या नियम बनता है, 9 का ये नियम बनता है कि जो सम ऑफ डिजिट होगा वो आपका पूरा का पूरा 9 से भाग होना चाहिए। तो सम ऑफ डिजिट कर लीजिए यहाँ पे 9, इसके अलावा 8, फिर यहाँ पे 5 दे रखा है, फिर यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, x दे रखा है, फिर दे रखा है 3, फिर दे रखा है 6, उसके बाद 7 8 और y की जगह अब हम यहाँ पे 4 लगा सकते हैं। तो ये आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 की डिविजिबिलिटी में ज़रूरी नहीं कि आप फर्स्ट स्टेप से ही सभी नंबर को मल्टीप्लाई करें। आप क्या कर सकते हैं, 9 9 के पेयर बना के उन्हें कैंसिल कर सकते हैं। तो 9 तो खुद का पेयर है। इसके अलावा 5 और 4 क्या होता है, 5 और 4 आपका 9 होता है। इसके अलावा 3 और 6 भी क्या होता है, 3 और 6 भी 9 होता है। अब आपके पास जो नंबर यहाँ पे बच गए हैं वो नंबर क्या बच गए, यहाँ पे 8 7 और 8 बच गए। तो 8 7 और 8 अगर आप इसे यहाँ पे प्लस करते हैं तो 8 3 कितना होता है, 8 3 होता है 24। और क्योंकि यहाँ पे 7 दे रखा था तो एक कम कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 और साथ में x। तो कहने का मतलब क्या है कि 23 में आप कितना जोड़ेंगे कि वो 9 से भाग हो जाए। तो यहाँ पे 9 की टेबल लिखते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27।
तो आप यहाँ पे 23 में कितना जोड़ेंगे कि वो 27 बन जाए, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4, यानी कि y की वैल्यू भी 4 है, x की वैल्यू भी 4 है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको क्या निकालना है 3x + 2y, तो 3 4 होता है आपका 12 और 2 4 कितना होता है 8, तो दोनों को अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा 20 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में दे रखा है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूंगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों के सामने है, इसमें बोल रखा है कि एलसीएम दो नंबरों का हमें इतना दे रखा है और ये जो दोनों संख्या है ये आपकी 11/17 के अनुपात में है। तो अगर अनुपात में है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 11x और इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 17x, हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। अब आगे क्या बोल रखा है कि आपको बताना है कि ये दोनों संख्या क्या है। तो देखिए इसके लिए आपको एलसीएम एचसीएफ का यानी कि एलसीएम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख रही हूँ कि आपको अगर 14 और यहाँ पे 7 का एलसीएम निकालना है, तो आप क्या कहेंगे कि 14 और 7 का एलसीएम कैसा आएगा। सबसे पहले तो ये दोनों ही संख्या आपकी 7 के पहाड़े में जाती हैं और 7 के पहाड़े में ये 2 बार में और ये 1 बार में, यानी कि इन दोनों संख्या का आपने जो कॉमन फैक्टर है उसको उठा लिया। इसके अलावा 7 तो पूरा का पूरा कट गया, पर 14 अभी भी 2 बारी में कटा है, यानी कि 2 जो है अनकॉमन फैक्टर यहाँ पे बच गया, तो 2 को भी आप लास्ट में यूज कर लेंगे। इन शॉर्ट अगर आपको किसी भी नंबर का अगर आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर होता है उसको आप ले लेते हैं। और कॉमन फैक्टर अगर मैं यहाँ पे 11x और 17x का देखूं, जो कि क्वेश्चन में हमें दे रखा है, वो है यहाँ पे x, क्योंकि कॉमन फैक्टर यही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में अनकॉमन फैक्टर, जैसे कि अभी जो एग्जांपल लिया उसमें 2 था, इन दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या है, तो आप कहेंगे 11 और 17, जो कि हमें अनुपात दे रखा है। तो ये मैंने निकाला क्या, ये मैंने निकाला यहाँ पर एलसीएम। इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना चाह रही थी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमें एलसीएम दे रखा है, वो कितना दे रखा है 4675 हमें दे रखा है। x आपको नहीं पता, x तो हम यहाँ पे निकाल ही लेंगे, बाकी 11 और 17 आप यहाँ पे एक ही स्टेप में डिवाइड में यहाँ पे ले आइए। अब आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो नॉर्मल नंबर पे यानी कि डेसिमल में नहीं है, तो ये नंबर आपकी ईजिली एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। 17 की टेबल में ये जो नंबर है ये आपका 275 बारी में यहाँ पे कट जाएगा। इसके अलावा अगर हम 11 के पहाड़े में काटें, तो 11 के पहाड़े में ये जो नंबर है ये 25 बारी में कट जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ पे 25। अब आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे निकालना है कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है यहाँ पे 11x। तो अगर मैं 11x यहाँ पे लिखती हूँ तो 11x के हिसाब से 11 × 25 आपको यहाँ पे करके देखना है। तो देखिए सबसे पहले तो 11 × 25 आप यहाँ पे करके देखिएगा, और 11 × 25 करके 275 जो है आपका आंसर आ गया। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम है तो आप यहीं से ही अपने करेक्ट आंसर पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए 17x को भी निकाल के देख सकते हैं, यानी कि 17 × 25 अगर आप यहाँ पे करते हैं तो 17 × 25 करने पे 425 425 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के सामने डिलीवर करना चाह रही थी ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये जो दे रखा है, इसमें रेशियो बेस्ड क्वेश्चन हमारे सामने फ्रेम किया गया है, जिसमें x की जो वैल्यू है वो भी आपकी किस तरीके से, वो भी आपके पावर बेस है, y की वैल्यू जो है वो भी पावर बेस है, और z की वैल्यू जो है वो भी पावर बेस है। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में भी आपको LCM निकालना है। अब LCM में मैंने अभी अभी एक चीज़ बोली कि LCM का जो आपका आंसर आता है उसमें आप जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो तो आप लेते हो, साथ ही साथ जो अनकॉमन चीज़ें होती हैं उसको भी मल्टीप्लाई करते हो। इन शॉर्ट जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका बड़ा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉमन वाली चीज़ें जो HCF में हम लेते हैं वो तो हम यहाँ पे लेंगे ही लेंगे, जो अनकॉमन चीज़ें उनको भी साथ में मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि LCM अगर हम XYZ का यहाँ पे निकालेंगे
तो ये चीज़ यहाँ पे मेक श्योर करेंगे कि इनके हमें हाईएस्ट पावर लेनी है। तो सबसे पहले अगर मैं 3 की यहाँ पे पावर देखूँ सब जगह, तो यहाँ पे है 91, यहाँ पे 85 और यहाँ पे 87। तो मैं पूछूँ अगर आपसे कि कौन सी पावर सबसे बड़ी है, तो आप कहेंगे कि 91 वाली पावर सबसे बड़ी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे दे रखा है 5। अब इससे पहले आप ऑप्शन भी साथ में काटिए। सबसे पहले 3 की पावर 91 होनी चाहिए, जो कि आपका पहले ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इससे आपका जो टाइम है वो भी बचेगा और कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन जो है वो भी स्मूथ होगी। अब 5 की पावर यहाँ पे 73 दे रखा है, यहाँ पे आपको 75 दे रखा है और यहाँ पे 76 दे रखा है। आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, तो यानी कि 76 आप यहाँ पे पिक करेंगे। तो यहाँ पे 73 दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका कट गया। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो 7 की पावर अब हमें देखनी है। तो नेक्स्ट अगर हम 7 की पावर देखते हैं, तो 7 की पावर 12 यहाँ दे रखा है, 7 की पावर 9 यहाँ दे रखा है और यहाँ तो 7 की पावर है ही नहीं। तो 7 की पावर बड़ी कौन सी है, यहाँ पे है 12। तो 12 के हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये वाला होगा। साथ ही साथ 11 की पावर आप ओरल देख सकते हैं, 11 की पावर 2 और यहाँ पे 11 की पावर 3, तो 11 की पावर 3 वाला लेंगे। तो इन शॉर्ट हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा, वो होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके के ये जो पावर बेस्ड क्वेश्चन है ये तो आप ओरली भी कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट आप लोग एग्जाम में कम से कम टाइम इन क्वेश्चन में यहाँ पे यूटिलाइज करें। अब यहाँ पे हम लोगों को ये जो क्वेश्चन दे रखी है उसमें बोल रखा है x की पावर a की पावर 2 दे रखी है आपको, और यहाँ पे क्या दे रखा है x की पावर b की पावर 2। तो देखिए दोनों का बेस सेम है, बेस सेम होता है, डिवाइड होता है तो पावर क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे x की पावर a स्क्वायर, हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके डिवाइड में था। अब ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा x की पावर यहाँ पे 12 के बराबर। तो आपने एक ही स्टेप में क्वेश्चन को यहाँ पे इजी कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इनकी पावर बराबर है और इक्वल हो रहे हैं, सॉरी बेस बराबर है और इनके पावर जो है वो इक्वल हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 12 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आपकी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी लगेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो कि होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 12 के बराबर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पे देखें तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी 3, तो 3 आपने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे कि a प्लस बी इस तरीके से आ जाएगा। तो अगर आप 3 के साथ इस 12 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको यहाँ पे इजी लगा होगा। अब इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि 2 की पावर 2/7 यहाँ पे दे रखा है और 4/49 यहाँ पे दे रखा है। अगर हम एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखते हुए डिकोड करें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 7 का स्क्वायर होता है 49, तो वही स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है। तो अगर हम LHS यहाँ पे सॉल्व करें तो LHS में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये जो 2/7 है हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। दूसरी साइड हम क्या कर सकते हैं, पावर 2 जो है हमने दोनों से कॉमन ले लिया। पावर 2 अगर हमने दोनों से कॉमन ले लिया तो 2/7 यहाँ पे रह जाएगा और जो 2 कॉमन पावर है वो 6 के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। और क्योंकि यहाँ पर बेस हो गया बराबर, और अगर बेस आपका बराबर हो जाता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो अब आप ऐड करेंगे पावर यहाँ पे -3 और +12 को, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस करेंगे तो 12 में से 3 गया तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो सिंपल हम लोगों ने एक साइड यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब ये वाला जो पर्टिकुलर साइड है ये किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। दोनों का ही जो बेस है वो बराबर है और ये इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2m-1 जो है वो किसके बराबर है, वह है 9 के बराबर। तो 2m किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका 10 के बराबर हो जाएगा और m कितना आ जाएगा, m यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। तो इस हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन।
इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को यहाँ पे कोफिशिएंट जो है वो फाइंड आउट करने हैं और आपको दे रखा है ए की वैल्यू, इसके अलावा बी की वैल्यू, इसके अलावा सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, और आपको यहाँ पे बोल रखा है कोफिशिएंट किस किस का निकालना है। कोफिशिएंट निकालना है एक्स स्क्वायर और एक्स का, तो एक्स स्क्वायर और एक्स का कोफिशिएंट तो निकालना है, बट इसमें साथ साथ आपको क्या करना है, ए बी और सी को पहले प्लस करना है और डी को उसमें से माइनस करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक स्टेप आप इसे लिखेंगे तो ये चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगा। ए की वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, ए के साथ यहाँ पे बी को हमें क्या करना है, प्लस करना है। जो चीज़ प्लस करनी है उसमें आपके साइन यहाँ पे चेंज नहीं होते, तो उसमें आप बिना दिक्कत के इसे यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पे ए और बी की हमने वैल्यू लिख दी। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सी की वैल्यू लिखते हैं तो सी की वैल्यू हम इस तरीके से लिख देंगे। अब जब आप डी की वैल्यू लिखेंगे तो ये मेक श्योर करेंगे कि साइन आपके चेंज होंगे, क्योंकि डी यहाँ पे माइनस में है। तो आप इस चीज़ का गौर करिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा प्लस एक्स और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे प्लस 3। अगर आप इस स्टेप में मिस्टेक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत होने के यहाँ चांसेस हो जाते हैं। अब आप इस स्टेप के बाद ज़्यादा यहाँ पे मेहनत नहीं करेंगे, आपको जो क्वेश्चन में बोल रखा है उसी चीज़ को यहाँ पे फोकस करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। आप गौर करिएगा एक्स स्क्वायर वाले कौन कौन से हैं, एक ये है, इसके अलावा एक ये है, इसके अलावा ये और ये। तो आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना भी नहीं है, आपको इतने पार्ट को यहाँ पर फोकस करना है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये है आपका -2, ये है -4, ये है -1। तो आप यहाँ पे करेंगे 4 + 1 5 6 7, ये आ जाएगा 7। अब यहाँ पर आप देखेंगे -7x² ये बन गया और ये +3x² है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 3 में से 7 में से अगर 3 गया तो कितना बचा, 4, और यहाँ पे -4x² आ जाएगा। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट आ जाएगा आपका -4। तो आपने ये निकाल दिया। इसके अलावा इस क्वेश्चन में क्या करना है, x का भी कोफिशिएंट निकालना है। तो अगर मैं x का कोफिशिएंट यहाँ पे निकालूं तो उसके लिए मुझे x वाली टर्म्स को इकट्ठा करनी है। एक ये वाला टर्म है, इसके अलावा एक ये वाला टर्म है, फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक ये वाला टर्म है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इन सभी नंबर्स को आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दे रखा है 12 और यहाँ पे दे रखा है 1। तो 12 + 1 कितना होता है, 13। 13 माइनस यहाँ पे 8x हमें दे रखा है। तो 13x में से अगर आप 8x यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x। तो इस हिसाब से हमारा जो कोफिशिएंट तैयार होगा x का वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। अब आपको करना क्या था, अब आपको यहाँ पे x² और x का जो कोफिशिएंट आया इन दोनों का सम निकालना है। तो अगर हम इन दोनों का सम निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन, इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका 1, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आपको तीसरा ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको डिस्कस करें। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का क्या कोफिशिएंट होगा जब आप इस नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे इस नंबर से। तो देखिए फ्रॉम जहाँ पर भी हमें मैथ्स में लिखा मिलता है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, जो पीछे लिखा हुआ है उसको आपको आगे लिखना है। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे कहेंगे ये जो आपका 3x² + 5x - 4 है उसको आपको आगे लिखना है। और जब आप माइनस करते हैं किसी भी आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं कि आप लोगों के सामने जो भी साइन होगा वो नेगेटिव मतलब चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा -8x, इसके अलावा ये जो x² के आगे माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा, और ये जो 4 के सामने प्लस माइनस का साइन है वो प्लस का हो जाएगा। अब आपको इस स्टेप में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको इस स्टेप में सिर्फ x² वाले नंबर देखने हैं, क्योंकि कोफिशिएंट जिसका निकालना है हम सिर्फ उसी को देखेंगे। तो एक ये रहा और एक ये रहा, और दोनों के सामने सिर्फ प्लस का साइन है, और अगर दोनों के सामने सिर्फ प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x²। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4। तो इस हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन।
इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखें तो इसके अंदर बोल रखा है आपको पी क्यू आर की वैल्यू आपको दे रखी है। आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको यहाँ पे P में से P और Q को माइनस करना है, फिर R को इसमें यहाँ पे जोड़ देना है। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए हम एक स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे और उस स्टेप को हम उसी तरीके से करेंगे जैसा हमसे यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए P की अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो P की वैल्यू में आपको क्या दे रखा है, 10x² यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा -8y² यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा प्लस यहाँ पे 5xy दे रखा है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको P में से Q को माइनस करना है। अगर आप माइनस करेंगे तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। -12xy यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले, इसके बाद -10y² यहाँ पे आ जाएगा, साथ ही साथ -3x² यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने ये स्टेप यहाँ पे कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पर जो r की वैल्यू है वो आपको प्लस करनी है। अगर आपको कोई चीज़ प्लस करनी होती है तो ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो भी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को एज इट इज़ आप यहाँ पर इस तरीके से उतार देंगे। आपने यहाँ पे एक स्टेप जो है वो सॉल्व कर लिया। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। लाइक टर्म्स को अगर मैं यहाँ पे इकट्ठा करूँ तो x² वाले कौन कौन से हैं, एक ये है आपका x² वाला, एक ये है और एक ये है। आप यहाँ पे गौर करिएगा, ये जो 10x² है ये प्लस में है, जबकि -3x² और -3x² माइनस में है। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -6x² और 10 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर आप कुछ चीज़ें जो हैं वो वर्बली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आपके पास 4x², तो 4x² तो सभी में दे रखा है। इसके अलावा y² वाले की बात करूं तो y² वाले को अगर हम गौर करें तो ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है, तो ये आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपके पास -10y²। तो अब आप देखिए -10y² जो है किस ऑप्शन में दे रखा है, वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दो ऑप्शन तो आपके इस तरीके से कट गए। अब आपने यहाँ पे y² वाला सॉल्व कर दिया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, xy वाली चीज़ें देखेंगे। xy वाली चीज़ें यहाँ पे कहाँ है, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो देखिए 4 और 5 को अगर आप प्लस करते हैं तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 12 में से अगर माइनस करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 12 माइनस में है, तो 12 में से अगर मैं यहाँ पे 9 को माइनस करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3xy। और क्योंकि 12 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन। तो यहाँ हम कहेंगे इस क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर है, यहाँ पर बी जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या बोल रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी पी क्यू आर हमें इस तरीके से इक्वेशन में दे रखी है और आपको क्या करना है, P और Q को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या क्या चीज़ें किस तरीके से आपको दे रखी है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है, ये जो 3x² है उसको पहले हम पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y² को हम पूरे के साथ मतलब q की पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर अगर मैं 3x² को यहाँ पर मैं 2x² से मल्टीप्लाई करूँ तो 6x⁴ यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद 3x² को अगर मैं 3y² से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 से क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x² y²। तो आपने इस तरीके से लिख दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आपको y² को भी पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। y² को अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² y² यहाँ पे आ जाएगा और इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे 3y⁴ यहाँ पे आ जाएगा। तो आपने क्या किया, P और Q को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद आगे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आगे क्या बोल रखा है, माइनस का साइन दे रखा है, -r दे रखा है। तो यहाँ पे आप माइनस करेंगे किसको, यहाँ पे माइनस करेंगे हम 4x⁴ और इसके बाद माइनस करेंगे 5y⁴ को। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे इन चीज़ों को मेंशन कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं तो यहाँ पर जो आपके लाइक टर्म्स हैं उनको आप साथ में सॉल्व करिए। दोनों लाइक टर्म्स है, ये 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x⁴ यहाँ पे बचेगा। सबसे पहले तो आपको ये देखना है जो कि सभी ऑप्शन में दे रखा है।
आगे अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी ऐड होंगी क्योंकि लाइक टर्म्स है और प्लस हो रहे हैं। तो 9 10 11, तो 11 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 11x² y² यहाँ पे आ जाएगा। आप ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन में आपको ये चीज़ यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 ऑप्शन तो हमारे इस तरीके से कट गए, एक ही ऑप्शन बच गया। अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं इस चीज़ को तो यहाँ पर आप देखिए, ये आपको दे रखा है 3y की पावर 4 होगी, सॉरी ये y की पावर 4, और यहाँ पे दे रखा है -5 की पावर 4। तो यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस होगा माइनस, और माइनस करेंगे तो -2 की पावर 4 यहाँ पे आएगा, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, आपको यहाँ पे बोल रखा है, यहाँ पे 9x² + 16y² की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है, और आपको एक्स वाई जो है ये किसके बराबर दे रखा है, ये आपको -1/2 के बराबर दे रखा है। और आप यहाँ पे देखेंगे कि 3x + 4y आपको निकालना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक चीज़ लिंक कर पाएंगे कि इनके बीच में रिलेशन है, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। इस हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो आपको नंबर दे रखा है यानी कि 3x + 4y, इसका हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करते हुए आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल स्क्वायर की। अब इस आइडेंटिटी के बाद ये क्वेश्चन जो है इजीली यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप a + b का होल स्क्वायर लगाते हैं तो a² क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9x² आपने यहाँ पे निकाल दिया। इसके बाद a² के बाद क्या करेंगे, b² यहाँ पे करेंगे, तो ये जो आपका 4 है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16y², और उसके बाद आपको 2xy निकालना है। तो 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप 3x और 4y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 होगा 12, 12 यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 2 मल्टीप्लाई करके देखना है, 12 2 होता है 24, 24xy यहाँ पे आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि इस स्टेप को करने का फ़ायदा क्या है, आप यहाँ पे गौर करिएगा कि इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखी है। इसकी वैल्यू कितने दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 73/4 हमें यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा ये जो 24 है, 24 को 24 रहने दे, साथ ही साथ ये जो एक्स वाई है इसकी वैल्यू -1/2 हमें यहाँ पे दे रखी है, जिससे क्वेश्चन आपका इजीली यहाँ पे सिंप्लीफाई होगा। अगर हम इस स्टेप में यहाँ पे इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, जिसका आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, जैसे कि 73/4 यहाँ पे दे रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे आ जाएगा -12। अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम लेके जब हम इसे फर्दर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25/4। अब आप कहेंगे कि ये तो आपका करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के साथ ये चीज़ मैच नहीं कर रही। तो आप एक चीज़ गौर करिएगा, मैंने यहाँ पे 3x + 4y का स्क्वायर लिया था। अगर हम इसका अंडर रूट निकालते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे 3x + 4y चाहिए, तो अगर हम इसका अंडर रूट यहाँ पे निकालते हैं तो अंडर रूट निकालने के बाद 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होगा, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होगा। तो अगर आप इसे यहाँ पे देखते हैं तो ये आपको कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। अब मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करती हूँ, जिस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन का एक स्टेप जो है वो सॉल्व कर लेते हैं तो ईजिली ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो देखिए a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, जो कि क्या होता है, यहाँ पे a², इसके बाद +b² और +c²। तो आपने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद आगे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पर आगे जो फॉर्मूला होता है वो होता है +2ab, इसके बाद होता है 2bc +2c, यहाँ पे +2ca, ये होता है आपका फॉर्मूला। बट यहाँ पे आप गौर कर पाएंगे कि y से पहले माइनस का साइन है, इसके अलावा यहाँ पर y से पहले माइनस का साइन है, साथ ही साथ z से पहले भी माइनस का साइन है। तो इस हिसाब से ये साइन आपकी चेंज भी होंगे, तो आपको ये चीज़ गौर करना है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमें क्या करना है, +2ab करना है, तो 2 × x × -y अगर हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2xy यहाँ पे आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का गौर करना है।
इसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, -2yz आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो x और z में कोई भी माइनस का साइन नहीं है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2xz। तो आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। बीच में क्या साइन है, बीच में आपके माइनस का साइन है। तो माइनस का साइन है तो हम एक ही स्टेप में हम कोशिश करेंगे कि इस साइन को भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकें। तो सबसे पहले तो आपका यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस वाई स्क्वायर आता है तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर आता है तो माइनस जेड स्क्वायर। मैं साथ में माइनस का साइन भी खोल रही हूँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, -2xy आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट भी हम साथ में खोल रहे हैं। हम एक स्टेप यहाँ पे कम करके चल रहे हैं ताकि आपका जो टाइम है वो बचे। इसके बाद y और z दोनों में ही माइनस का साइन है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस होता है तो हम यहाँ पे क्या लगा के चलेंगे, माइनस का साइन यहाँ पे लगाएंगे, माइनस यहाँ पे हम लिखेंगे yz। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे z और x को देखें तो इनमें z के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आएगा -2xz, पर हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे हम लिखेंगे 2xz। तो हमने एक स्टेप जो है वो कम कर लिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, ये चीज़ें आपकी कट जाएंगी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर। आप चाहें तो एक स्टेप बढ़ा के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो 2xy से 2xy यहाँ पे कट जाएगा। ये जो आपके पास yz है दोनों के दोनों माइनस में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4yz। तो -4yz आप यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के सामने यानी कि ये जो xz है इसके सामने यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4xz। आपने इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा, इस स्टेप में आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 4 और जो z है वो आपका कॉमन आ रहा है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, x वाली टर्म को आगे और यहाँ पे y वाली टर्म को पीछे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस का साइन इस तरीके से आ रहा है। अब इस पूरे स्टेप के बाद आप एक चीज़ गौर करेंगे कि यहाँ पर ये पूरा नंबर जो है 4 से डिवाइड हो रहा था, तो आप यहाँ पे इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा। आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा z बाहर पे और x और y जो है माइनस हो रहे होंगे। तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे मैच कर रहा है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्या बोल रखा है, एक नंबर है यहाँ पे 6125 और ये किसके बराबर दे रखा है, x की पावर, यहाँ पे 5 की पावर और 7 की पावर कुछ दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ये जो नंबर आपको दे रखा है इसको आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करें। तो प्राइम फैक्टराइज करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप यहाँ पे सबसे पहले 2 की टेबल से मैच करने की कोशिश करें, बट लास्ट में आपको 5 दिख रहा है तो हम यहाँ पे 5 की टेबल से करेंगे। 5 की टेबल से यहाँ ये जो है यहाँ पे यहाँ कितना आ जाएगा, 1225 आ जाएगा। इसके अलावा 5 की टेबल से अगर हम फर्दर इसे डिवाइड करते हैं तो 2, इसके बाद यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब ये जो नंबर है ये अगेन 5 की टेबल में जाता है, वो भी कितने बार में, यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 9। ये जो 49 है ये आपका 7 की टेबल में जाता है, वो भी 7 बार में, और 7 भी खुद 7 की टेबल में जाता है। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि यहाँ पर 5 की पावर कितनी आ गई, 5 की पावर यहाँ पे आ गई 3 और 7 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई 2। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पर एक चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो 5 की पावर हमें कितना दे रखा है, 5 की पावर हमें x-3 हमें जो ये दे रखी है वो आपकी एक्चुअल में किसके बराबर है, वो आपके 5 की पावर 3 के बराबर है। हम यहाँ पर इस चीज़ को लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा था कि अगर बेस जो है वो बराबर होता है तो पावर क्या होती है, पावर आपकी जो है वो बराबर हो जाती है। तो हम यहाँ पर इस चीज़ को किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर दिया। तो हम कहेंगे कि इनकी पावर जो है वो आपस में बराबर हो जाएगी, और पावर बराबर हो जाएगी तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू इन दोनों को प्लस करके 3 और 3 को प्लस करके यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपने x की वैल्यू यहाँ पे कितनी लिख दी, x की वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पे 6। अब इसके अलावा अगर हम अगले यहाँ पे देखें तो यहाँ पर 7
की पावर कितनी दे रखी है, 7 की पावर यहाँ पे y माइनस 2 दे रखी है, और 7 की पावर यहाँ पे कितनी आ गई, 7 की पावर यहाँ पे आ गई आपकी 2। तो इनकी पावर भी क्या हो जाएगी, इनकी पावर भी आपस में कितनी बराबर हो जाएगी, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी 2, और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में करना क्या था, आपको इस क्वेश्चन में x और y की जो वैल्यू है उनको प्लस करना है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब अगला ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आपको सेम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करना है। इस नंबर को अगर आप यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो 2 की पावर 4 आएगा, इसके अलावा 3 की पावर 3 आएगा, इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, और यहाँ पे 11 की पावर 2 आएगा जो कि इजीली कट जाएगा। अब अगर आप इस चीज़ को इस पार्ट के साथ यहाँ पे मैच करें तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, p की वो वैल्यू लिखनी है जिसकी पावर 2 है। तो p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 11। तो p सीधा सीधा क्या हो जाएगा 11। इसके अलावा q क्या होगा, q की पावर, q वो ले लेना है जिसके पावर 3 है। 3 किसके पावर है यहाँ पे 3 की, और r किसको लेना है जिसके पावर 4 है जो कि है 2। तो p q r आपके पास आ गया। अब आपको करना ही क्या है, अब आपको बस इन्हें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 2p मतलब 2 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 22 यहाँ पे हो जाएगा, और q कितना है, q है यहाँ पे आपके पास 3, और r यहाँ पे आप इसे 2 यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो अगले स्टेप में आप यहाँ पे देखेंगे कि 22 में अगर आप 3 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 25 आएगा, और 25 में से अगर हम यहाँ पे 2 जो है वो माइनस करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 23, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये हम लोगों को यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरा अगर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या बोल रखा है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज दिस। तो सबसे पहले आपको एक रेगुलर पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम का फॉर्मूला यहाँ पे पता होना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन को स्मूथली यहाँ पे सॉल्व करना चाहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 ब्रैकेट में, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 180। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1080 के बराबर, जो कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है। तो अगले ही स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो 180 है इसको यहाँ पर आप इससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो फिर से देखिए ऑप्शन में सारे नंबर आपके नॉर्मल नंबर में, तो यहाँ पर ये पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो 18 की टेबल में 108 जो है वो आपके 6 बार में आता है। तो यहाँ पर 2 जो है इस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 8। यानी कि जो नंबर ऑफ साइड है वो कितनी है, नंबर ऑफ साइड यहाँ पे 8 है। अब आपको अगले स्टेप में क्या बोल रखा है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। जो ईच एक्सटीरियर एंगल है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 360/n। तो इस तरीके से निकालते हैं। आप कंप्लीट सेशन भी देख सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों का चैप्टर वाइज लिया हुआ है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपके साथ डिस्कस किए हैं। यहाँ पे ये जो 360 है, इससे अगर मैं इस 8 को डिवाइड करूँ जो कि नंबर ऑफ साइड है, तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पे 8 की टेबल में 36 नहीं आता, पर 4 बार में कितना आता है, 32 आता है। तो हम यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। उसके बाद 4 जो बचता है 40 जो है वो 8 की टेबल में 5 बार में आएगा। तो 45 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करें तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रखा है कि द रेशियो ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/4। आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है इसका जो फॉर्मूला होता है वे अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। ये कितना होता है 360/n। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों को क्या दे रखा है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वे क्या होता है, n-2 ब्रैकेट के बाहर 180/n। और ये किसके बराबर दे रखा है, ये आपको 1/4 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे आप n से n जो है एक ही स्टेप में यहाँ पे कट कर सकते हैं। अगर आपने एक ही स्टेप में यहाँ पे कट कर दिया तो अगला स्टेप आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये चीज़ें आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे हो सकती हैं। यानी कि ये जो 360 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक ही स्टेप में आप जरूरी नहीं है कि मल्टीप्लाई करें। 360 को आप 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हुए दिखाएं। दूसरी साइड n-2 यहाँ पे रहेगा, और 180 जो है एक ही स्टेप में हम यहाँ पे इसे डिवाइड
डिवाइड कर दे रहे हैं ताकि हमारे स्टेप जो है वो कम हो जाए। 0 से 0 यहाँ पे कटेगा और 16 यहाँ पे 18 की टेबल में 36 जो है 2 बार में आता है। तो 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, और ये जो आपका -2 है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो n का मान कितना आ गया, n का मान आ गया आपका 10, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आपको यहाँ पे डी ऑप्शन में दे रखा है। इस क्वेश्चन को या फिर इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ आपको अच्छे से फॉर्मूले की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगला ये जो क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है लेट x बी द एंगल विच इज 34 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। यानी कि x एक ऐसा आपका नंबर है जो कि अपने ही सप्लीमेंट से यहाँ पे कितना कम है, 34 कम है। तो x का यहाँ पे सप्लीमेंट क्या होगा, x का सप्लीमेंट यहाँ पे होगा 180 माइनस x। अगर आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट पूछा होता तो आप कहते यहाँ पे 90 माइनस एक्स। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो x का यहाँ पे सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, x का सप्लीमेंट यहाँ पे हो जाएगा, सप्लीमेंट जब आप निकालते हैं तो 180 में से माइनस करते हैं उसी नंबर को। तो यहाँ पे बोल रखा है ये जो x है वो अपने ही सप्लीमेंट से 34 कम है। तो 34 आपने कम यहाँ पे दिखा दिया इस तरीके से। इसके बाद इसे अगर हम यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, अब अगर हम इस स्टेप को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये जो x है इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो x प्लस x है ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से 2x जो है वो लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम 180 में से इस 34 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 146 आ जाएगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके आगे आप यहाँ पे सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन में यहाँ पे x नहीं चाहिए, यहाँ पे 2x चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको x को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब आपके पास 2x की वैल्यू है ही तो आप अलग से यहाँ पे x की वैल्यू ना निकालें। अब यहाँ पे बोल रखा है कि y एक ऐसा एंगल है जो कि अपने कॉम्प्लीमेंट से कितना ज्यादा है, अपने यहाँ पे पूरक से ये 38 ज्यादा है। तो y का अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो आप कहेंगे 90 माइनस y होगा, और ये अपने कॉम्प्लीमेंट से 38 ज्यादा है। तो यहाँ पे प्लस का साइन आप दिखा दीजिए। ये जो y है इधर जाके क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। अगर हम 90 में अगर हम 38 यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 128 आ जाएगा। अब y को आप 2y में मत छोड़िएगा, y तो आपको नॉर्मल y में चाहिए, तो आप इसे यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए। अगर हम इसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर 2x और y दोनों की वैल्यू है। तो 2x की वैल्यू कितनी है 146 है और y की वैल्यू कितनी है 64 है। अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे अगर हम 14 में से 6 यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 82 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि हमें डी ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे सॉल्व करें तो देखिए यहाँ पे बोल रखा है द सम ऑफ टू ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन बाय अ ट्रांसवर्सल। अब देखिए ट्रांसवर्सल एंगल में आपको 3 तरीके के एंगल पता होने चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों के कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस किया था। एक जो आपका Z फॉर्म करते हैं, एक जो आपका F फॉर्म करते हैं, और एक जो आपका C फॉर्म करते हैं। ZFC करके मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। और क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑल्टरनेट एंगल पूछ रखा है, ऑल्टरनेट एंगल आपके कौन बनाते हैं, Z बनाते हैं, जो कि इस तरीके के एंगल होते हैं। और क्योंकि हमें ट्रांसवर्सल लाइन बोल रखा है, ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को काटने वाली इस तरीके से होती है। अब मैंने जैसे ZFC का कॉन्सेप्ट अभी आपको बताया, इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑल्टरनेटिव एंगल कौन से है तो आप कहेंगे ऑल्टरनेटिव एंगल होंगे ये वाला, क्योंकि ये वाला पेयर आपका Z बना रहा है, यानी कि ये और ये आपका ऑल्टरनेटिव एंगल होंगे। तो इसे हम A ले सकते हैं, इसे हम B ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया था जो आपके ऑल्टरनेटिव एंगल होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। बट इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इनका सम कितना है 140 है, और मैं बोल रही हूँ दोनों बराबर होते हैं। तो दोनों को ही मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, दोनों को ही मैं यहाँ पे A लिख दूंगी। और दोनों किसके बराबर है 140 के बराबर है, तो 2A किसके बराबर हो जाएगा 140 के बराबर हो जाएगा। और एंगल A कितना आ जाएगा, एंगल A आ जाएगा आपका 70 डिग्री। आप यहाँ तक तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसा कि हमने कहा इस चीजों को आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रखा है इफ वन ऑफ द ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे वैसे तो मैंने ए भी लिया है,
बट इन्होंने कहा है कि इन दोनों में से एक अगर मान के चलिए कि y है ये, तो a जो है वो y के बराबर हो गई। अगर a जो है वो आपका y के बराबर होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू भी आपकी 70 होगी। और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, 3y माइनस 15। तो आपको ये चीज़ सॉल्व करना है। 3y मतलब 3 इंटू 70 आपको करना है। 3 और 70 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 110 आएगा। उसमें से आपको यहाँ पे 15 को माइनस करना है। अगर हम इसमें से 15 को माइनस करते हैं तो 195 आएगा, जो कि आपको सेकेंड ऑप्शन में यहाँ पे दे रखा है। आई होप ये कॉन्सेप्ट और ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने कह रहे हैं, दो ट्राइंगल है ABC और DEF, और ये कॉन्ग्रुएंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। जिसमें बोल रखा है AB जो है वो आपका 4.5 सेंटीमीटर है, और इसके अलावा AC जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर है, और एंगल A जो है वो आपका 55 डिग्री है। यानी कि ये ABC का आपको इंफॉर्मेशन दे रखा है। और DEF के बारे में क्या बता रखा है, जो DE है वो 4 सेंटीमीटर का है, इसमें FD है वो 4.5 का, और एंगल D है जो कि 55 डिग्री का है। अब इस क्वेश्चन को मैं आपसे कहूंगी कि हम ऑप्शन बेस यहाँ पे सॉल्व करेंगे और ऑप्शन के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को डिकोड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो आपको दे रखा है एक यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी, पहले ऑप्शन में ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, वो है आपका DEF के कॉन्ग्रुएंट। तो देखते हैं कि इसके पेयर आपके मैच भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें AB बोल रखा है, तो AB जो है वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से पेयरिंग कर रखी है। AB कितने सेंटीमीटर का है, AB आपका 4.5 सेंटीमीटर का है। तो सिंपल सी बात है कि AB अगर 4.5 सेंटीमीटर का है तो इस हिसाब से ये जो DE है वो भी 4.5 का होना चाहिए, जबकि DE कितना है, ये 4 सेंटीमीटर का है। तो सिंपल सी बात है कि ये पेयर आपका गलत हो जाता है, क्योंकि अगर AB 4.5 सेंटीमीटर का है तो DE भी यहाँ पर 4.5 का ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे डाउट रहा हो तो सेकेंड ऑप्शन को जरा मैच करते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोल रखा है कि BAC जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, वो आपका कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे EDF के कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले अगर आप BA लिखें चाहे आप AB लिखें, बात तो वही है। AB कितना है, 4.5 है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें बोल रखा है ED मतलब DE सेम ही है, यानी कि ये भी आपका 4.5 होना चाहिए, जबकि कितना दे रखा है यहाँ पे 4 दे रखा है। बस वही पहले वाले ऑप्शन की चीज़ों को घुमा के लिख दिया, पर गलत तो गलत है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें तो नेक्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है AB, यहाँ पे दे रखा है। तो AB के हिसाब से यहाँ पर ये अगर 4.5 है तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, 4.5, जो कि यहाँ पे दे रखा है। देखिए FD कितना है, 4.5। यहाँ तक ये क्वेश्चन सही है। इसके बाद अगर हम देखें तो AC जो है, AC अगर इस तरीके की स्माइली बना रहा है तो AC अगर 4 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर भी आपका स्माइली बनना चाहिए, जो कि 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो FF लिखा है। FF करके तो कोई साइड ही नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे लास्ट वाला ऑप्शन ही कैसे सही है, हमें कैसे पता चलेगा। तो चलिए एक बार अच्छे से इसको समझते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है BAC जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है किसके, यहाँ पे मैं D ऑप्शन को यहाँ पे अच्छे से लिख रही हूँ। यहाँ पे FDE के, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, अदरवाइज ऑप्शन देखते साथ एलिमिनेट होते हैं। ये जो BA है चाहे AB, बात तो एक ही है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखिए FD जो है वो आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है यहाँ पे, सॉरी AB जो है वो 4.5 है, तो FD भी 4.5 होना चाहिए। ये पहला पेयर सही। इसके अलावा यहाँ पे हमें AC इस तरीके से दे रखा है। AC अगर आपका 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे DE जो है वो भी 4 होना चाहिए। DE भी 4 दे रखा है। अगर एंगल A यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है जो कि आपका 55 डिग्री है, तो यहाँ पर जो बीच में लिखा है वो भी 55 डिग्री का होना चाहिए। तो देखिए ये भी 55 डिग्री का है। तो तीनों ही चीजें आपस में पेयर मैच करने की वजह से हम कहेंगे D ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में ABC एक ट्राइंगल है। तो ABC आप फटाफट एक ट्राइंगल इस तरीके से यहाँ पे बना दीजिए। ABC एक ट्राइंगल है जिसमें मैं साइड यहाँ पे डायमेंशन इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जिसमें कह रहे हैं BC पे एक पॉइंट है जो कि है D पॉइंट, जो कि हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो मैंने एक D पॉइंट भी यहाँ पे ड्रॉ कर दिया।
इन शॉर्ट अगर आप ध्यान से देखें तो डी एक कॉमन लाइन है जो कि एक ट्राइंगल को दो ट्राइंगल में काट रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें दे रखी है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री बना ही रहा होगा, सिंपल सी बात है। इसके अलावा अगर ये परपेंडिकुलर पड़ा है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और ये क्वेश्चन में दे भी रखा है, यानी कि जो डी बी है वो आपके डी सी के बराबर है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में और क्या इन्फॉर्मेशन है, इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ कॉमन दे रखी है, यानी कि अगर हम दोनों ट्राइंगल की बात करें, कौन से दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल हो गया आपका ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल हो गया ए डी सी। दोनों ही ट्राइंगल में आपको देखने को मिलेगा कि ए डी जो है वो आपका कॉमन है। और इसके अलावा देखें तो यहाँ पे हम लोगों को और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं दे रखी है। तो यहाँ हम लोगों को पूछ रखा है कि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं यानी कि ए बी डी, या फिर आप इसे बोल सकते हैं ए डी बी जो आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है और ए डी सी जो आपको ये ट्राइंगल दे रखा है, इन दोनों ट्राइंगल में आपको ये बताना है कि किस तरीके की कॉन्ग्रुएंसी जो है वो सेट होगी। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे राइट एंगल देख के हम लोगों को लगता है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी है। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी का क्या आपका क्राइटेरिया होता है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी में एक तो ये देखा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल हो, साथ ही साथ ये जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज यहाँ पे बराबर होने चाहिए। बट अगर मैं दोनों ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज की बात करूँ तो ये तो इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी, तो हम कहेंगे कि ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी जो है वो यहाँ पे सेट नहीं होगी। इसके अलावा अगर ए एस ए यानी कि साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है ए बी। अब ए बी की तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को यहाँ पे दे नहीं रखी। इसके अलावा अगर हम बी डी देखें तो बी डी जो है क्वेश्चन में क्या बोल रखा है वो डी सी के बराबर है। अगर यहाँ पे बी डी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डी सी होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे हमें दिया नहीं गया। तो आप यहाँ पे सी वाले ऑप्शन को मैच करिएगा, इसका जो सारा क्राइटेरिया है यहाँ पे मैच कर रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी जो है वो आपका सी डी के पैरेलल है। तो हमने इस तरीके से एक ट्रेपीजियम जो है यहाँ पे आपका फॉर्म कर दिया। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। इसमें बोल रखा है ए बी और सी डी जो है वो 2:1 के रेशियो में। तो सिंपल सी बात है, ए बी जो है होगा वो आपका बड़ा होगा तो इसे हम 2x ले रहे हैं और इसे हम 1x ले रहे हैं। और इसके अलावा जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, वो आपका है 20 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे बोल रखा है कि अगर एरिया जो है इस ट्रेपीजियम का जो है 720, तो आपको बताना है कि ए बी की लेंथ कितनी होगी। तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, यहाँ पे आप 2x और x को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसके अलावा हाइट कितनी है, 20 है, और यहाँ पे ये 720 इसके साइड में आप लिख सकते हैं। जिसमें अगले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो आपका 30 है, ये 30 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और x यहाँ पे छूट जाएगा। अब ये जो 0 है, 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा और आपको देखना है 3 की टेबल में 72 कितने बार में आता है, 3 की टेबल में 72 आता है 24 बारी में। अब आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपको लेंथ निकालना है ए बी का। अगर हम ए बी की लेंथ की बात करें तो ए बी है आपका 2x, तो 2x के हिसाब से 2 × 24 आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा। और 2 × 24 अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 48। अगर आप बाई मिस्टेक इस फिगर को उल्टा बनाएंगे यानी कि ए बी और सी डी को गलत मेंशन करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि x की वैल्यू भी निकालनी जा सकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 48, जो कि आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करें तो देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रखा है कि आपके पास एक ट्रेपीजियम है जिसका जो परिमाप है वो कितना दे रखा है, वे दे रखा है 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग एक ट्रेपीजियम जो है इस तरीके से बना लेते हैं और कह रहे हैं इसके जो नॉन पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड बोले तो नॉन पैरेलल साइड अगर हम यहाँ पे इस तरीके से मेंशन करें, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी। तो नॉन पैरेलल साइड मतलब ए डी। ए डी कितना दे रखा है, ए डी हम लोगों को बोल रखा है इस क्वेश्चन में हम लोगों को कितना लेना है, ए डी और बी सी दोनों ही आपको 17 लेना है। तो ये भी आपका 17 है
और ये भी आपका 17 है। अब आपको क्वेश्चन में पैरेलल साइड चाहिए होती है, यानी कि ए बी और सी डी चाहिए होता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या बोल रखा है, हमें इसका पैरामीटर दे रखा था। तो पैरामीटर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में पैरामीटर कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे पैरामीटर तो 90 दे रखा है। और पैरामीटर किसी भी शेप का होता क्या है, किसी भी शेप में अगर आपको पैरामीटर निकालना है तो सभी साइडों को आपको प्लस करना है, यानी कि ए बी प्लस 17 प्लस 17, 17 और 17 को जब हम जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा आपका 34 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और पैरामीटर कितना है, परिमाप है यहाँ पे 90, तो अगले स्टेप में इस 34 को इधर लाके आप माइनस भी कर देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी इस तरीके से आप लिख सकते हैं। 90 में से अगर आप 34 को माइनस करेंगे तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर पैरेलल साइड के बारे में हमें चीजें पता चल गई। अब इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, इस क्वेश्चन में निकालना है यहाँ पे आपको डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे जो पैरेलल साइड है उनके बीच का, यानी कि इन दोनों के बीच की हाइट निकालनी है। और एरिया इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 420, तो 420 को आप इधर रहने दीजिए। और एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड कितनी है, यहाँ पे 56, और हाइट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो आप यहाँ पे चाहें तो इस स्टेप में यहाँ पर इन दोनों को काट सकते हैं। इन दोनों को अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। और हाइट निकालने के लिए ये जो 420 है उसको आपको 28 से भाग करना होगा। फिर से आप ऑप्शन में गौर करिएगा कि सभी ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कोई डेसिमल नहीं है, यानी कि 28 के टेबल में ये जो 420 है पूरा कट जाएगा, वो भी कितने बार में, ये 15 बार में। तो यहाँ पर हम कहेंगे इस क्वेश्चन का सी जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करूँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके अंदर हम लोगों को बोल रखा है कि आपको बताना है कि एक अगर आप ट्राइंगुलर पिरामिड बनाते हैं, ट्राइंगुलर पिरामिड किस तरीके से बनता है, ट्राइंगुलर बोला है तो ट्राइंगल बना दीजिए। और पिरामिड ऐसी शेप होती है जो कि ऊपर से इस तरीके से नुकीली होती है, तो इस तरीके का आपका ये शेप हो जाएगा। तो ये बन गया आपका ट्रायंगुलर पिरामिड। अब ट्रायंगुलर पिरामिड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपसे पूछ रखा है। अब मैंने आपको बताया था कि कभी भी पिरामिड का क्वेश्चन आए तो फेस कितना होगा, जो भी ये शेप है ट्रायंगुलर शेप है तो उसमें आप एक जोड़ दीजिएगा, फेस हो जाएगा इसका 4। इसके अलावा वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो वर्टेक्स होता क्या है, वर्टेक्स होते हैं ये आपके डॉट, जो कि मैं इस तरीके से बना रही हूँ। तो कितने डॉट बने, तो आप कहेंगे 4 यहाँ पे डॉट बने। एज होती हैं ये लाइनें जो कि आपकी बन रही है, तो ट्राइंगल में 3 लाइनें आपकी यहाँ पे हो गई और 3 ये ब्लू कलर की लाइनें, तो 6 लाइनें आपकी हो गई। अब यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन अगर आप निकाल पाते हैं तो इसके बाद इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाएंगे। एक ट्रायंगुलर पिरामिड के 6 फेसेस होते हैं, जबकि यहाँ पे हमने 4 फेसेस निकाले, तो ये गलत है। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में आपको इतना पता चल रहा है कि पहली स्टेटमेंट तो गलत है, वो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। तो इसमें आप इस तरीके से टिक कर सकते हैं। आगे बोल रखा है ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स है, बट आपको यहाँ पे नॉट ट्रू वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो नॉट ट्रू वाला यानी कि जो गलत है वो ढूंढना है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अब अगला है कि ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 6 एजेस, 6 एज है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे बोल रखा है अगर आप इसके फेस वर्टेक्स एज को जोड़ते हैं तो 14 आएगा, तो इन सबको आप जोड़ के देखिए, इन सबको जोड़कर 14 ही आ रहा है, तो ये भी आपका सही है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। और एक ट्रायंगुलर पिरामिड को हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं, ये भी सही है, यानी कि ओनली 1 जो है आपका इनकरेक्ट दे रखा था, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। एक क्वेश्चन हमने पिरामिड का किया, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे प्रिज्म का कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोल रखा है पेंटागन शेप है, पेंटागन शेप है तो एक पेंटागन आप इस तरीके से नीचे बनाइए, और क्योंकि ये एक प्रिज्म है तो सेम वही पेंटागन आपका ऊपर भी बनेगा। अब आपको क्या करना होगा, इनके जो एजेस हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से जोड़ना है। तो एक एक करके हम यहाँ पर इनकी साइड्स को यहाँ जोड़ते हैं, और जोड़ने के बाद आपकी ये जो आकृति है वो आपकी यहाँ पे तैयार हो जाएगी। सॉरी, ये वाली साइड आपकी यहाँ से जुड़ेगी और ये यहाँ से जुड़ेगी, तो मैंने ये इस चीज़ को पूरा आपका ज्वाइन कर लिया। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके फेजेस कितने होंगे,
तो अगर आप कभी भी प्रिज्म का कैलकुलेट करें तो इसमें सबसे पहले तो देखेंगे कि ये शेप कौन सी है, तो आप कहेंगे पेंटागन है। पेंटागन में 5 साइड होती है, पर उसमें आप 2 जोड़ेंगे क्योंकि एक प्रिज्म हम ऊपर भी बना रहे हैं, मतलब एक ऊपर भी सेम शेप बना रहे हैं, तो यहाँ पे होगा 7। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे वर्टेक्स कितने होंगे, तो ये आपके वर्टेक्स हैं, ये जो डॉट मैं आपके बना रही हूँ, 5 डॉट आपके बनेंगे ऊपर और 5 डॉट आपके बनेंगे कहाँ, नीचे। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, तो आप यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। और एजेस की अगर हम बात करें, एज होती है लाइन, तो ये ब्लू कलर की 5 लाइन, ब्लू कलर की 5 लाइन और पिंक कलर की 5 लाइन, तो कितना हो गया, 15 हो गया। आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा आपका एक पेंटागनल प्रिज्म नहीं बन सकता। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन एलिमिनेट आपको करना होगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे f प्लस ई को प्लस करेंगे। f प्लस ई अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 7 और 15 को जोड़ना है। 7 और 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 22 आएगा। और 22 में से अगर आप यहाँ पे v को माइनस करते हैं, 10 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 12 आएगा, जो कि आपको दे रखा है। क्योंकि आपको नॉट वाला ऑप्शन देखना है तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा अगले में क्या बोल रखा है, v प्लस ई। v प्लस ई मतलब यहाँ पे आपको 10 और यहाँ पे 15 को जोड़ना है। 10 और 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 में से f को माइनस करना है, यानी कि 7 को माइनस करना है। ये वैल्यू आपने निकाल ली है वैसे भी। अगर आप इसे यहाँ पे माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 18 आएगा, जो कि आपको दे रखा है। यानी कि ये भी आपका इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं तो अगले ऑप्शन में बोल रखा है 2v। 2v मतलब यहाँ पे 10, ये 10 है, सॉरी, ये 10 और यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और 20 में आपको क्या करना है, ये f जोड़ना है, यानी कि 27, सॉरी, 2 और 10 को मल्टीप्लाई करके आया 20, और 20 में अगर आप 7 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आएगा 27। 27 में से ई माइनस करना है, यानी कि 15 को माइनस करना है। अगर आप 27 में से 15 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 12, जो कि आपको 10 दे रखा है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपको इनकरेक्ट आंसर ढूंढना था। तो इस हिसाब से सेकेंड जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जिसमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर आपको दे रखा है, जिसका वॉल्यूम कितना दे रखा है, इसका वॉल्यूम आपको 396 यहाँ पे दे रखा है। तो आपने ये चीज़ मेंशन कर दिया। अब आपको यहाँ पे बोल रखा है कि इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, यह है 14 सेंटीमीटर। तो आपको इसका कर्ड सरफेस एरिया जो है वो निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दे रखा है, 396 के बराबर दे रखा है। तो आपने ये चीज़ मेंशन कर दी। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू लगानी है 22/7। तो पाई की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी 22/7। आर स्क्वायर को आर स्क्वायर को हमने आर स्क्वायर रहने दिया। हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे 14, ये यहाँ पे कट जाएगा 2 बार में। 396 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि आर स्क्वायर अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो 396 जो है वो आपका डिवाइड हो जाएगा किससे, 44 से, क्योंकि 22 और 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आपका 9 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर अगर 9 है तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 3। अब आपने रेडियस जो है यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। रेडियस कैलकुलेट कर लिया तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको फॉर्मूलों की नॉलेज होना जरूरी है, जो कि है 2πRh। तो 2 को आप 2 रहने दीजिए। पाई की जगह मैं यहाँ पे 22/7 लगा रही हूँ। आर है यहाँ पे 3 और हाइट है इसका 14। तो यहाँ पर ये कटे के कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और 22 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 आएगा। और इस 88 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आप इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 और उसके बाद यहाँ पे 26, यानी कि 264 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दे रखा है। इसके अलावा अब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पे बोल रखा है एक सम है, जो कि मतलब एक अमाउंट है जो कि 2 साल में इतना बन गया। सिंपल सी बात है कि अगर आप साधारण ब्याज लें चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लें, सिंपल सी बात है, जो अमाउंट आपकी राशि बाद में बनती है उसमें पहले की राशि से कुछ ना कुछ जुड़ के बना होता है। क्योंकि भैया आप किसी से भी लोन लोगे तो वो आपको फ्री में तो लोन देगा नहीं। चाहे साधारण ब्याज लगाए चाहे चक्रवृद्धि ब्याज लगाए, वो जो पैसा है वो बढ़ के आएगा। यानी कि ये जो 3,000 रुपये बने हैं 2 साल बाद,
वो शुरुआत में इससे पहले थोड़ा कम ही रहे होंगे। तो 2 साल में 10% की इंटरेस्ट से इतना पैसा बन गया है। तो आपको ये बताना है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अगर सेम सम हो तो आपको पहले सम निकालना पड़ेगा, यानी कि वो धनराशि निकालनी पड़ेगी कि कितनी धनराशि यहाँ पे ब्याज में ली होगी, क्योंकि वो धनराशि अगर आप निकाल दोगे तो आपका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। अमाउंट कितना दे रखा है? अमाउंट दे रखा है 3267। आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था आपको करना क्या है। आप यहाँ पे लेट कर लीजिए कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल है यहाँ पे आपका 100, और ये जो धनराशि है इस पर कितने के दर से ब्याज लगा? 10% की। तो 10% को अगर मैं यहाँ पे परसेंटेज को यहाँ पे फ्रैक्शन में बनाऊं तो ये कितना आ जाएगा? 1/10 के हिसाब से ब्याज लगा। और ये जो ब्याज है कितने साल तक लग रहा है? 2 साल तक लग रहा है। और किस हिसाब से लग रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, यानी कि ये आपका कंपाउंड एनुअली लग रहा है। तो यानी कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो पहले साल अगर आप 1/10 के हिसाब से ब्याज लगाते हैं तो कितना ब्याज आप देंगे? यानी कि 100 रुपये तो आप चुकाएंगे और 10 रुपये एक्स्ट्रा चुकाएंगे। दूसरे साल भी आप 1/10 के हिसाब से ब्याज देंगे और दूसरे साल भी 10 जो है रुपए एक्स्ट्रा देंगे। बट क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है, मैंने एक वर्ड बोला, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। यानी कि पहले साल जो आपने ब्याज का पैसा दिया है, कितना दिया है? 10 दिया है, इस पर भी ब्याज लगेगा वही 10% का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? एक मैं कर क्या रही हूँ, मैं यहाँ पे ये जो 100 है इस पे अगर 10% का ब्याज, 10% का ब्याज मतलब 1/10 से मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो ये कितना आ गया? 10 आ गया, जो कि मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ, ये एक्चुअल में ये है क्या? ये जो मैंने 3 चीज़ें यहाँ पे निकाली हैं, 10, 10 और 1, ये है आपका इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज जो आप चुकाओगे। तो ब्याज जो आया, यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया, वो कितना आया? 10, 10 और 1, यानी कि 21 रुपए का आपका यहाँ पर आपने क्या किया? यहाँ पे उसने ब्याज दिया। यानी कि अगर 100 रुपए लिए होंगे तो 121 रुपए वापस करेगा। यही कहने का मतलब है। बट इस प्रश्न में बोल रखा है वो 121 रुपए वापस नहीं कर रहा। वो कितने रुपए वापस कर रहा है? वो 121 की जगह यहाँ पे वापस कर रहा है, यहाँ पे 3267 रुपए। यानी कि ये जो 221 की वैल्यू है वो इतने के बराबर है। तो 1 रुपए कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे इन दोनों को आप यहाँ पे भाग कर लीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप एक चीज गौर करिए, सारे नंबर जो है नॉर्मल नंबर में है, कोई डेसिमल नहीं है। तो यहाँ पर एक जो है वो कितने के बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा 27 के बराबर। शुरुआत में मैंने प्रिंसिपल को कितना माना था? प्रिंसिपल को मैंने 100 माना था। अगर एक यूनिट 27 के बराबर है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2700 हो जाएगा। और यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आप एक चीज चेक करिएगा कि ये जो अमाउंट यहाँ पे लिखा है ये हमेशा इस प्रिंसिपल से, यानी कि धनराशि से ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 2700 रुपये लिए हैं तो फ्यूचर में जाके आप 3200 रुपये दे रहे हो, यही कॉन्सेप्ट है। अब आपने यहाँ पे प्रिंसिपल जो है, धनराशि जो है वो निकाल दी। कितनी निकाली? प्रिंसिपल आ गया आपके पास 2700। आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं। आपको इस प्रश्न में निकालना क्या है? आपको इस प्रश्न में साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, वो भी कितने का? वो भी यहाँ पे 2.5 साल का। तो अब अगर हम इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला होता है P/R/T/100। यही इसका फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल कितना है? आप कहेंगे 2700 रुपये है। और रेट कितना है? रेट वही 10% के दर से। और इसके बाद टाइम कितना है? टाइम अगर आप इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 + 1 5/2 यहाँ पे हो जाएगा। तो 5/2 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इंटू 100 आप यहाँ पे लिखेंगे। 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट गया। इसके अलावा यहाँ पर आप इन दोनों को भी कट करके देख सकते हैं। तो 27 और 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है, जो कि कितना आ जाएगा? 675 आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूला छोड़ के इस मेथड से करते हैं और इस मेथड में कमांड बनाते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक अमाउंट है जो कि 20,000 रुपये है, जिसमें 10% का इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है, वो भी 2.5 साल के लिए। तो आपको ये बताना है कि इसमें एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लग रहा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि ब्याज कितना है 10% की दर से, तो 1/10 यहाँ पे आप इसका निकाल लोगे फ्रैक्शन में।
और कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। अब 2.5 तो बीच का निकलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे पूरे 3 साल का निकालेंगे और तीसरे साल में हम उसमें से क्या करेंगे, हम उसमें से यहाँ पे आधा कम कर देंगे। तो 3 साल का अगर मैं यहाँ पे ब्याज निकालूं, ध्यान से देखिएगा, तो पहले साल अगर मैं इसका 1/10 निकालूं तो 1 0 कम हो जाएगा, यानी कि पहले साल वो व्यक्ति कितना ब्याज देगा, 20,000 रुपये में 2,000 रुपये का ब्याज देगा। दूसरे साल वो यहाँ पे 2,000 रुपये का तो ब्याज देगा ही, बट यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, वर्ड ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तो इस वाले इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका अगर मैं 1/10 निकालूं तो 1 0 कम करते जाइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 200, यानी कि पहले साल उसने 2,000 रुपये इंटरेस्ट में दिए, तो दूसरे साल 2,200 रुपये इंटरेस्ट में देगा, यानी कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज दे रहा है। अब तीसरे साल की बात करूं तो जो ब्याज है मेन, यानी कि 2,000 वो तो देगा ही देगा, ब्याज के ऊपर ब्याज देगा, यानी कि यहाँ पर वो इस पर भी ब्याज देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 200, इस पर भी ब्याज देगा तो यहाँ पे आ जाएगा 200, और इस पर भी ब्याज देगा तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यानी कि सभी ब्याज पर वो ब्याज दे रहा है। इस चीज का ध्यान रखना है। बट यहाँ पर आप एक चीज गौर करिएगा कि पहले साल तो वो पूरा ब्याज का 2,000 रुपये देगा, सिंपल सी बात है। दूसरे साल वो यहाँ पे कितना देगा, वो यहाँ पे 2,000 और उसके अलावा 200, यानी कि 2,200 रुपये देगा। बट तीसरा साल हमें पूरा लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि 2.5 साल निकालना है। तो तीसरे साल एक्चुअल में उसने ब्याज कितने का दिया, तो आप कहेंगे 2,000, फिर यहाँ पे 400, फिर यहाँ पे है कितना, यहाँ पे 20, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2,420 रुपये उसने ब्याज दिया तीसरे साल। पर हमें पूरा निकालना ही नहीं है, तो हम इसे 2 से भाग कर देंगे। तो अगर आप इसे 2 से भाग करते तो 1 2 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आप इसे यहाँ पे जोड़ देंगे। यानी कि जो उसने 20,000 रुपये यहाँ पे ब्याज लिए थे, उसमें एक्चुअल में चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसने कितना दिया 2.5 साल में, तो आप इन तीनों को यहाँ पे जोड़ देंगे और इन तीनों को जोड़ेंगे तो 5410 जो है इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। आई होप ये क्वेश्चन और ये सभी टाइप आपको यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।